मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। शाम के 7 बज गए हैं और तैयार है दिन भर की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों का बुलेटिन बोनस पॉइंट। तमाम खबरों पर, तमाम मुद्दों पर विश्लेषण के लिए, चर्चा के लिए मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज का दिन रहा एचडीएफसी बैंक के नाम, तो सबसे पहली चर्चा एचडीएफसी बैंक पर। सुबह से सवाल पे सवाल, अनैतिक गतिविधियां बताते हुए चेयरमैन का इस्तीफा, साख पर बड़ा बट्टा है ये। शेयर टूटा, तुरंत जवाब मिला, बाजार को ये नहीं पसंद आया। एसईसी ने क्रिप्टो के नियम तय किए, क्रिप्टो की 5 कैटेगरी बताई है और नेस्डैक पर टोकन ट्रेडिंग को अनुमति दे दी है। क्या कुछ मतलब है इस फैसले का, ये आज दूसरी खबर में हम समझेंगे। इसके बाद ब्याज दरें स्थिर, यूएस फेड और बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों को स्थिर रखा। यूएस में सीमित कटौती के संकेत। क्या कुछ निकला फेड की पॉलिसी से, क्या कुछ निकला बयानों से, ये समझेंगे आज हम एक और बड़ी खबर के साथ। युद्ध और गहराया, इजराइल का ईरान पर हमला, तेल गैस की कीमतें बढ़ी, मंदी का खतरा मंडराया। जी हां, कितना गहरा है ये खतरा, ये आज हम विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। पूरी दुनिया में इस समय जो संकट है इसको गहराई से समझेंगे। यूएस ने किया किनारा, ईरान पर इजराइल के हमले का यूएस ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है। और शेयर बाजार में भारी गिरावट, फिर 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा निफ्टी, 23,000 के नीचे पहुंचा भाव। पहली खबर एचडीएफसी बैंक से जुड़ी। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक में चेयरमैन पद से अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद बैंक में गवर्नेंस को लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की वजह बैंक में चल रही कुछ ऐसी गतिविधियां को बताया गया जिन्हें वह नैतिकता और मूल्यों पर सही नहीं मानते हैं। उनके इस इस्तीफे के बाद शेयर बाजार में बैंक के शेयर की भारी पिटाई हुई। अतनु के इस्तीफे के बाद बैंक में के मिस्त्री को 3 महीने के लिए कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सर, पहला सवाल तो यही है सीधा कि बैंक मामला शुरू कैसे हुआ, बाजार की प्रतिक्रिया कैसे आई? अतनु चक्रवर्ती का इस्तीफा कल शाम को आया जब युद्ध की खबरें चारों तरफ थीं और उस बीच में इस फैसले ने बाजार में आज की प्रतिक्रिया के लिए ज़मीन तैयार कर दी थी। उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिन्हें बाद में सुबह उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की, पर संकेत ये थे कि एचडीएफसी बैंक में सब कुछ ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि संस्थान में नीचे के स्तर से लेकर ऊपर तक मैनेजमेंट को मजबूत करना होगा। इशारा यह था कि शायद ऊपर के स्तर पर कुछ गतिविधियों में या गवर्नेंस की समस्या है। रिजर्व बैंक ने तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप किया कि मिस्त्री को अंतरिम चेयरमैन बनाया, लेकिन बाजार में विदेशी बाजार में भी गिरावट हुई। एचडीएफसी के स्टॉक में 7% की और भारत में तो तेज गिरावट आई। और उसके बाद ये आकलन आने लगे कि निवेशक, जो बड़े निवेश संस्थाएं थी, उन्होंने इस पर न्यूट्रल का संकेत देना शुरू कर दिया। तो ये शुरुआत यहाँ से ट्रिगर हुई, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी घटनाक्रम है जो शायद जिनका इशारा अतनु चक्रवर्ती ने अपनी चिट्ठी में किया, खुलकर वो सामने नहीं आए, लेकिन रेगुलेटर ने बीच में आकर मामले को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की। सर, एक और सवाल ये उठता है कि बैंक के अंदर समस्याएं क्या हैं?
अतनु चक्रवर्ती ने जिन चीजों पर इशारा किया, लोग उन्हें जो लोग करीब से एचडीएफसी बैंक को देख रहे हैं उन्हें पता है। विसिल ब्लोअर वाला एक मामला 2026 में आया था, जब वरिष्ठ अधिकारियों के इंटरेस्ट के में टकराव था, एनजीओ के जरिए पैसा देने की बात आई थी। आरबीआई ने कुछ मुद्दों पर ध्यान भी दिया था। इसके बाद दुबई में बॉन्ड की कंट्रोवर्सी, हाई रिस्क बॉन्ड में गलत तरीके से ग्राहकों को बेचा गया। दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज ने अथॉरिटी ने नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई और ग्राहकों को जोखिम नहीं बताया गया सही समय पर, यह आरोप लगाया गया। सीईओ पर आरोप लगे थे मुंबई के एक मामले में। हालांकि बैंक ने आरोपों को गलत कहा था, लेकिन अदालत ने मामला दर्ज करने के लिए कहा था। 2 करोड़ के आसपास का स्कैम था और वरिष्ठ अधिकारियों ने लगातार एचडीएफसी बैंक को छोड़ा है, इस्तीफे दिया है और इस पर सेबी की चेतावनी भी मिली थी। और हालांकि अंतरिम चेयरमैन ने कहा कि इस्तीफा देने वाले चेयरमैन ने कोई सबूत शेयर नहीं किया, नहीं बताया, आरोप गंभीर है, लेकिन फिर भी जो पिछले घटनाक्रम है वो सामने आते दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी इसमें 47% है, तो यह मामला केवल भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का है। सवाल इस बात पर यह है कि क्या अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद और इस पिछले 4-5 विवादों के बाद सेबी या आरबीआई इसकी आधिकारिक रूप से जांच शुरू करेंगे, और अगर जांच करते हैं तो फिर बैंक के स्टॉक्स पर आने वाले दिनों में ज्यादा असर दिखाई देगा। अमेरिका के सिक्योरिटी रेगुलेटर एसईसी ने क्रिप्टो को लेकर नई परिभाषा जारी की है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह की क्रिप्टो करेंसी को सिक्योरिटी माना जाएगा और किस तरह की डिजिटल एसेट निवेश कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी कर सकती है। एसईसी ने क्रिप्टो करेंसी को 5 श्रेणियों में बांटा है: डिजिटल कमोडिटी, डिजिटल कलेक्टिबल्स, डिजिटल टूल्स, स्टेबल कॉइन और डिजिटल सिक्योरिटीज। इसके अलावा एसईसी ने एक और बड़ा काम किया, नेस्डैक के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें नेस्डैक के प्लेटफॉर्म पर टोकनाइज सिक्योरिटी की ट्रेडिंग को अनुमति दी जानी थी। इस कदम के बाद नेस्डैक पर ट्रेड को ब्लॉकचेन आधारित टोकन में सेटल किया जा सकेगा। सर, पहले तो आप जो ये पहला फैसला है इसको समझा दीजिए, क्या मतलब है इस फैसले का, क्या है ये फैसला? क्रिप्टो बाजार इस फैसले का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहा था। इसको क्लैरिटी एक्ट कहा जा रहा था। एक तो अमेरिका में जब से क्रिप्टो की पूरी गतिविधियां डोनाल्ड ट्रंप से आने के बाद तेज हुई हैं, तब से वहां 2 रेगुलेटर्स के बीच में खासा मतभेद है। जो सिक्योरिटी रेगुलेटर है एसईसी, जो कि सेबी जैसा है भारत में, वो एक दूसरे आर्किटेक्चर की बात कर रहा था, और सीएफटीसी जो कमोडिटी रेगुलेटर है, जो कमोडिटी को ट्रेड को हैंडल करता है, वो एक दूसरे तरीके के नियम की बात कर रहा था। बैंक भी इसको लेकर असमंजस में थे और पूरी दुनिया में इस कानून के पर को करीब से देखा जा रहा था। तो अब एक बड़ी स्पष्टता इसमें आ गई क्रिप्टो के बाजार में। दोनों की तरफ से अब अलग अलग कैटेगरीज तय कर दी गई कि कौन सी कैटेगरीज सिक्योरिटी मानी जाएंगी और कौन सी नहीं। सारे टोकन्स सिक्योरिटी नहीं होंगे, कुछ कलेक्टिबल्स और एनएफटीज अलग कैटेगरी में रखे जाएंगे। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो लंबे समय बाद डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं वो सिक्योरिटी के दायरे से बाहर आ जाएंगे। तो अब स्पष्टता ये हो गई कि जो प्रमुख कॉइन्स हैं वो दरअसल सिक्योरिटी हैं, लेकिन इसके बाद जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स अगर स्टेकिंग की सुविधा दे रहे हैं या और गतिविधियां दे रहे हैं तो उसे निवेश नहीं माना जाएगा। इस स्पष्टता के बाद क्रिप्टो बाजार की तस्वीर थोड़ी सुधरती दिखाई दी। हालांकि कल बाजार में कल एफएमसी की बैठक के बाद आज क्रिप्टो में गिरावट दिखाई दी। हमें 2 दिन से क्रिप्टो में तेजी दिख रही थी, $75,000 से ऊपर बिटकॉइन था। कल से इसमें गिरावट आना शुरू हुई है, लेकिन ये इससे अब कानूनी तौर पर स्पष्टता आ गई है और इसका असर हमें पूरी दुनिया के क्रिप्टो बाजारों पर भी दिखाई देगा। और जो देश अमेरिका के कानून का इंतजार कर रहे थे क्लैरिटी के लिए कि कैसे बांटा जाएगा, किस क्रिप्टो को, किस एसेट को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ये स्पष्टता अब सामने आ गई है। सर, एक और सवाल, ये जो टोकनाइज सिक्योरिटी की ट्रेडिंग आएगी, शुरू होगी, इससे क्या कुछ बदलेगा? ये बड़ा फैसला है उसके साथ भी, क्योंकि क्रिप्टो तो पैरेलल फैसले का हिस्सा था ही। नेस्डैक में जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं, कई स्टॉक लिस्टेड हैं, उनको टोकन फॉर्म में ट्रेड किया जा सकेगा और उनको ब्लॉकचेन पर सेटल किया जा सकेगा। टोकनाइजेशन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। दुनिया में पहला टोकनाइजेशन जब आया था तो अमेरिकी बॉन्ड्स टोकनाइज्ड हुए थे, जिनमें एक बड़ा हिस्सा ब्लैक रॉक का एक फंड ट्रेड करता है और अमेरिका के जो सिक्योरिटी बॉन्ड हैं और अमेरिका के गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो टोकनाइज फॉर्म में ट्रेड होती हैं। उसके बाद अब अगला नंबर स्टॉक्स का है,
SEC ने नैस्डैक को टोकेनाइज फॉर्म में स्टॉक ट्रेड करने की इजाजत दी है। इससे जो रास्ता बनेगा कि स्टॉक मार्केट और ब्लॉकचेन अब एक साथ मिलेंगे, ब्लॉकचेन पर ट्रेड सेटल होगा। आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ महीनों में, साल भर में हम उस तरफ बढ़ जाएंगे दुनिया के बाजार जहां 24 घंटे ट्रेड हो सकता होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन पर 24 घंटे ट्रेड होता है, क्रिप्टो के मार्केट 24 घंटे चलते हैं, पर स्टॉक मार्केट्स का एक निर्धारित समय होता है। तो टोकेनाइजेशन स्टॉक्स के भीतर प्रवेश कर गया, स्थापित हो गया, उसे कानूनी मान्यता मिल गई। इसके बाद अब रियल वर्ल्ड एसेट्स के टोकेनाइजेशन का नया दौर शुरू हो सकता है, जिसमें गोल्ड और रियल एस्टेट और कई एसेट्स हैं जिनको टोकन फॉर्म में लाया जा सकता है। SEC और CFTC के नियमों की विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है, क्योंकि वहां से पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने अनुमान के मुताबिक ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 3.75% पर स्थिर रखा है। उधर जापान के केंद्रीय बैंक ने भी ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। जापान में ब्याज दर 0.75% पर स्थिर है। दोनों देशों के ब्याज की दर 3% का अंतर बना हुआ है। सर, US फेड और बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें स्थिर रखी। दोनों की ब्याज दरों में अंतर का जाल क्या है? इस वक्त दोनों अर्थव्यवस्थाएं, तमाम युद्ध के घटनाक्रमों के बीच में दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के को कई मामलों में, मौद्रिक मामलों में एक दूसरे से मिलती भी दिख रही हैं और कंट्राडिक्ट करती भी दिख रही हैं। जैसे मिल क्या रहा है, दोनों जगह स्टैगफ्लेशन का खतरा दिख रहा है। अमेरिका में भी स्टैगफ्लेशन का खतरा दिख रहा है। फेडरल रिजर्व ने इस तरफ इशारा किया और ये कहा कि हालांकि ब्याज दरों में कटौती हो सकती है इस साल के अंत तक, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी में भी बढ़ रही है और आर्थिक विकास दर कमजोर है, लेकिन महंगाई के डर के कारण ब्याज दरों में कटौती नहीं की गई है, जो कि जिसकी संभावना जाहिर की जा रही थी। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में इसमें जो स्थिरता रखी और महंगाई को लेकर चिंता जाहिर की। बैंक ऑफ जापान की दर 0.75% है और ये एक बड़ा अंतर है। दोनों देशों के बीच बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि जापानी येन और डॉलर एक दूसरे के पैरेलल ट्रेड करते हैं। पहले एक सेफ हेवन होता है, फिर दूसरा सेफ हेवन होता है। तो ब्याज दर का अंतर डॉलर को मजबूत कर रहा है और येन को कमजोर कर रहा है और येन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि येन की कमजोरी वहां महंगाई को बढ़ा रही है। तो कल फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद रात में दुनिया भर के ट्रेडर्स ने जापान के बाजार को बेहद करीब से देखा। चूंकि तेल की कीमत $111 से ऊपर पहुंच गई है साउथ पार्स में हमले के बाद, जिस पर हम बात करेंगे। जापान अपनी 80% ऊर्जा की जरूरत इंपोर्ट करता है, तो वहां दोहरा दबाव है। एक तो कमजोर येन है और दूसरा महंगा दबाव है और इसलिए वहां पर स्टैगफ्लेशन का खतरा है। तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं में स्टैगफ्लेशन का खतरा है, लेकिन ब्याज दरों का अंतर बाजारों को कंफ्यूज कर रहा है। सर, एक और सवाल ये था कि जापान के केंद्रीय बैंक के सामने अभी चुनौतियां क्या दिख रही हैं? जापान के केंद्रीय बैंक के पास की चुनौती यह है कि अगर ब्याज दरें बढ़ाते हैं, येन मजबूत होता है तो महंगाई काबू में आ सकती है, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन आ रहा है और यही क्लासिक बैंकों की सबसे बड़ी दुविधा है। और अभी तक हम ये देख रहे थे, दिसंबर के महीने में जापान के केंद्रीय बैंक ने लंबे समय बाद ब्याज दर बढ़ाई थी, जो इस बात की कोशिश थी कि महंगाई को रोका जा सके। तब तक महंगाई कच्चे तेल वाली महंगाई नहीं थी, गैस वाली महंगाई नहीं थी, जो इस युद्ध के बाद शुरू हुई है। और इस दुविधा के कारण जापान की सरकार और जापान का केंद्रीय बैंक अब निवेशकों को थोड़ा चिंतित कर रहा है, परेशान कर रहा है, क्योंकि और इसीलिए इस बैठक में, जापान की बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर कोई फैसला नहीं हुआ। एक सवाल और सर, कैरी ट्रेड को लेकर कहा, ये टाइम बम क्यों माना जा रहा है? ये कैरी ट्रेड, क्या सरकार बाजार में दखल देगी? देखिए, कैरी ट्रेड इसलिए टाइम बम माना जा रहा है कि निवेशक सस्ते येन में कर्ज उठाते हैं और दुनिया भर के बाजारों में निवेश करते हैं। येन करीब 6% टूट चुका है। अगर इससे ज्यादा गिरता है तो जापान के केंद्रीय बैंक को कहीं ना कहीं दखल देना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्टेड लागत, जो इंपोर्ट की आयात की लागत है, वो बढ़ रही है और येन अचानक मजबूत हुआ तो भारी बिकवाली आएगी। 2008 में, 2015 और 2020 में हम ये लगातार देख चुके हैं और जापान का केंद्रीय बैंक और जापान की सरकार दखल देने पर बात भी कह चुकी कि अगर येन एक सीमा से टूटा तो बाजार में दखल दिया जाएगा। माना जा रहा है कि 159-160 का अगर येन होता है डॉलर के मुकाबले तो सरकार दखल कर सकती है। इससे पहले भी एक 159 येन डॉलर पर इंटरवेंशन हुआ था। तो ये कैरी ट्रेड कब फटेगा, कब ये तेज दखल होगा और कब येन की कीमतें वापस मजबूती की तरफ आएंगी, ये एक जोखिम का पहलू बना हुआ है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध ग्लोबल एनर्जी संकट को बढ़ा रहा है। बुधवार को इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ाए। इन हमलों की वजह से कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में उछाल देखा गया। नेचुरल गैस की कीमतों में 5 से 6% की तेजी देखी गई। ब्रेंट क्रूड दिन के कारोबारी सत्र में $119 पहुंच गया। हालांकि वहां से कुछ गिरावट आई, अभी $112 के करीब कारोबार
कर रहा है। सर, पहला सवाल ये, साउथ पार्स क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये घटनाक्रम कल रात में हुआ। इजराइल ने साउथ पार्स पर हमला किया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड्स में से, और इसका एक हिस्सा कतार में जुड़ा हुआ है। जो रिजर्वायर है, जिस रिजर्वायर से गैस निकाली जाती है, उसका जो नॉर्थ डोम हिस्सा है, जो कतार जिसे नॉर्थ डोम कहता है, वो इसी फील्ड का एक हिस्सा है। दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है और कतर और ईरान दोनों साझा करते हैं। ईरान के कुल गैस उत्पादन का 70% हिस्सा यहाँ से आता है। इस हमले ने पूरे के पूरे एनर्जी मार्केट में, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में को सकते में ला दिया। अभी तक ये युद्ध सीधे तौर पर गैस फील्ड्स पर हमले पर नहीं था, और इसके बाद इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। ईरान ने अलग अलग जगहों पर हमले किए। वापसी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी दी गई कि इजराइल ने हमला ईरान की गैस फील्ड पर अपने मन से किया, उसमें अमेरिका शामिल नहीं था। कतर ने तुरंत चेतावनी दी और ईरान के राजनयिकों को निकालने की घोषणा की गई। और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो पिछले 24 घंटे में हुआ, इसने कच्चे तेल की कीमतों को $110 के आसपास पहुंचा दिया। गैस की शॉर्टेजेस पूरी दुनिया में दिखाई देने लगी। ईरान, इसके बाद अब खतरा यह है कि ईरान बड़े रिटेलिएशन की तरफ जा सकता है, और जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को, जो पहले से ही मौजूद थी, बनी हुई थी, उसे और ज्यादा गंभीर कर रहा है। सर, एक सवाल ये है कि खाड़ी के देशों की सबसे बड़ी दुविधा क्या है, उन्हें कितना नुकसान हुआ है? खाड़ी के देशों की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि लगातार इजराइल हमले करता है ईरान पर, और खाड़ी के देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के हमले होते हैं, और यह प्रक्रिया लगातार पिछले 12-13 दिन से चल रही है। खाड़ी के देश लगातार कह भी रहे हैं कि उनका संयम चुक रहा है, पर संयम वास्तव में अब टूटने की स्थिति है। कतार में देखिए अब क्या नुकसान है। रास लैफन भी ध्वस्त है, यूएई की फुजेरा और गैस की ऑयल फील्ड ध्वस्त है, सऊदी की गैस फैसिलिटीज पर हमले हुए, पहले रास तनौरा में हुआ, पर आज जब दूसरा वाला रास्ता जो कि यानूब वाला पोर्ट है रेड सी की तरफ, जिससे सऊदी अरब तेल बेचता है, वहां भी ईरान के हमले दिखाई दिए। दुबई के एयरपोर्ट की तो जो स्थिति है वो सारे लोग देख रहे हैं। ओमान के पोर्ट्स पर हमले हुए। तो जितनी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सारी अर्थव्यवस्थाएं दोहरी मार झेल रही। एक तो ईरान की तरफ से लगातार इन पर हमले हो रहे हैं, और दूसरी बात है होर्मुज बंद है, इसलिए इनका ट्रेड पूरा बंद है। इसमें इराक, कुवैत, कतर, इनके लिए तो होर्मुज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यूएई और सऊदी तो थोड़ा थोड़ा तेल अपना दूसरे रास्तों से, पाइपलाइन से बेच सकते हैं। दुविधा यह कि वार में घुसे या इससे दूर रहें। और जो बात हम लगातार पिछले 20 दिन से अलग अलग संदर्भों में बताते रहे कि जीसीसी के लिए इस युद्ध में ईरान के सामने सीधे आकर खड़े हो जाना, इस पूरे क्षेत्र की जो सबसे पुरानी लड़ाई है, जो सबसे बड़ी शिया और सुन्नी की लड़ाई, उसे बढ़ावा देगा। और इसलिए संयम 20 दिन से हमें जीसीसी के देश दिखा रहे हैं जिन पर लगातार हमला किया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पर कि ईरान इजराइल इस युद्ध को उस स्थिति में ले जाना चाहता है जहां जीसीसी का पूरा हिस्सा भी इस आग के दायरे में आ जाए। और यह खतरा आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर महसूस किया। उन्होंने फिर इस मामले पर ट्वीट किया। तो अब जो परिस्थिति है वो कच्चे तेल की कीमतों को $110-120 तक पहुंचाने वाली ही केवल नहीं बची है। यहां अब एक बड़ा रिटेलिएशन अगर जीसीसी की तरफ से ईरान के खिलाफ आता है तो स्थितियां ज़्यादा विकट हो सकती हैं। और यही वजह है कि बाजार में, हमने दुनिया के बाजारों में, कमोडिटी बाजारों में, स्टॉक मार्केट में इतना पैनिक देखा है। सर, भारत पर क्या असर है इस संकट का? भारत के लिए आर्थिक रूप से अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये अब लंबा खिंचता वार कई तरह से असर कर रहा है। जीडीपी ग्रोथ में करीब आप मान के चलें 30 बेसिस पॉइंट की कमी आ सकती है, 6.9 से 6.6% हो सकती है। इन्फ्लेशन तो बढ़ने का खतरा स्पष्ट रूप से है। यूएस डॉलर रुपए की कीमत $93 पर पहुंच गई है। भारत की चुनौती यह है कि जिस कच्चे तेल की कीमत को आप ब्रेंट के फ्यूचर्स में $110-111 देख रहे हैं, भारतीय बास्केट की कीमत वही $146 के आसपास है, क्योंकि भारत एक मिक्स ट्रेड में मिक्स ऑयल के अलग अलग किस्मों को खरीदता है। तो भारत के लिए कीमत अब पहले ही $130-140 के आसपास पहुंच चुकी है। और इसके बाद अगर आप रुपए की कमजोरी को जोड़ लें तो भारत की ऑयल कंपनियां ब्लीड हो रही हैं। कब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी रोकी जा सकेगी, ये देखने की बात होगी। एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। एक बड़ा हिस्सा जिसका दबाव हम आपसे बार बार जिक्र कर रहे थे जंग शुरुआत होने के बाद, अब उसकी तरफ भी बढ़ रहा है। गैस की कटौती है फर्टिलाइजर प्लांट
प्लांट्स के लिए भी की जा रही है। तो अब फर्टिलाइजर के हिस्से से भी खतरे के अलार्म बजने लगे। हालांकि अभी स्टॉक मौजूद है, लेकिन जो रास लाफान पर दोबारा हमला हुआ है ईरान की तरफ से, क्योंकि कतर भारत का प्रमुख एनर्जी सप्लायर है, उसके बाद इस एनर्जी की सप्लाई, नेचुरल गैस की एनर्जी की सप्लाई लंबे समय तक बाधित रह सकती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था इस पूरे जंग में सबसे करीब खड़ी हुई और सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित भी हो रही है। सर, एक चीज और, ईरान की तरफ से ये अभी बयान आया कुछ देर पहले कि वो टोल की व्यवस्था कर सकता है, कि होर्मुज से आप जहाज ले जाइए, टोल देते जाइए। क्या तैयारी है ईरान की? ईरान होर्मुज को लंबे समय तक बंद रखने की तैयारी करेगा। जो हमने कहा था, ऐसी खबर है कि ईरान की संसद में एक कानून पर चर्चा चल रही है जिसमें जो भी जहाज होर्मुज से गुजरेंगे उनसे टोल वसूला जाएगा। ईरान ने कहा भी था कि युद्ध उस पर थोपा गया, उस पर हमला किया गया और उसकी भरपाई के लिए, उस नुकसान की भरपाई के लिए वो होर्मुज का इस्तेमाल करेगा। दो बड़े काम हुए पिछले 2 दिन के अंदर होर्मुज में, होर्मुज के ब्लॉकेट के अलावा। एक तो ये कि ईरान यहाँ टोल लगाने जा रहा है, क्या दर होगी, और ये टोल के जरिए एक कूटनीतिक तरीका भी है। इस टोल के रास्ते वो अमेरिका के और बाकी जिनको वो शत्रु मानता उन देशों के जहाज़ों को बाहर रखकर बाकी देशों के जहाज़ों को भीतर आने की छूट दे सकता है। अतिरिक्त रेवेन्यू भी मिलेगा और शायद ईरान इस क्रेडिट को भी लेगा कि धीमे धीमे उसने दुनिया में एनर्जी की क्राइसिस को आसान करने में, ईज करने में मदद की। और दूसरा बड़ा बदलाव यह हुआ कि युआन में ट्रेड शुरू हो गया। जो ईरान ने शर्त रखी थी कि जो युआन में ट्रेड करेंगे गैस का और तेल का, वो इस रास्ते से गुजरेंगे, तो वो व्यवस्था भी शुरू हो गई। तो एक तरफ जंग है, एक तरफ इजराइल के साथ मिसाइलें छोड़ने की रणनीति है, और दूसरी तरफ होर्मुज को लंबे समय तक एक इकोनॉमिक एसेट के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी भी हमें दिखाई देती है। तो ईरान दूसरे मोर्चे पर बेहद चतुराई के साथ वो सारे फैसले कर रहा है जिससे होर्मुज लंबे समय तक उसके गिरफ्त में रहे। एक और बड़ी बात जो यहां से निकल कर आ रही शुभम, वो देखने वाली बात यह कि अमेरिका की तरफ से तमाम कोशिशों के बाद भी होर्मुज में सीधे उसे खाली कराने के लिए अमेरिका की तरफ से कोई सीधा प्रत्यक्ष प्रयास नहीं किया गया। हालांकि आज ये भी कहा गया कि अमेरिका फिर इसमें दखल देगा। तो इसलिए होर्मुज को अपने कंट्रोल में रखकर वहां से मैक्सिमम रेवेन्यू भी लिया जा सके और अपनी कूटनीतिक शक्ति को स्थापित किया जा सके, ईरान उस रणनीति को पर काम कर रहा है। ईरान की गैस फील्ड पर इजराइल के हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया में हमले में अमेरिका का हाथ नहीं होने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल के हमले में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। साथ में यह भी बताया कि इजराइल ने गैस फील्ड पर अतिरिक्त हमला नहीं करने का भरोसा दिया है। सर, अमेरिका की दुविधा क्या है? क्या ट्रंप अब इजराइल से छुटकारा चाहते हैं? चाहते भी होंगे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो बयान दिया, जो आज बयान दिया, उससे तो लग रहा है, हालांकि कल ये कहा जा रहा था कि हमला अमेरिका की सहमति से हुआ। फिर जो घटनाक्रम जितनी तेजी से बदला, डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया, उस ट्वीट में यह कहा गया कि ये हमला इजराइल ने अपनी तरफ से किया और एंगर में किया। लेकिन उन्होंने उसके बाद उस ट्वीट में यह कहा कि अगर ईरान ने हमला किया तो ईरान का पूरा गैस क्षेत्र तबाह कर दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये पूरे के पूरे बाजार को और पूरी की युद्ध कूटनीति को जबरदस्त संशय में डाल रहा है कि अमेरिका दरअसल इस जंग को रोकना चाहता है या इस जंग में आगे जाना चाहता है। एक सांस में डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के हमले को नाजायज ठहराते हैं और दूसरी सांस में उसी ट्वीट में ईरान पर वापस हमले करने की धमकी भी देते हैं। यह माना जा रहा था, बीच में चर्चा यह भी है पिछले 2 दिन से कि अमेरिकी और इजरायली सैनिक खाड़ी की तरफ या होर्मुज की तरफ रवाना किए जा रहे हैं, जो गतिविधियां, दबाव वहां पर बढ़ाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा दिखता है, प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिखता है कि बुरी तरह से इस पूरी जंग में उलझ गए हैं। उनके सिक्योरिटी एडवाइजर जो अमेरिकी सरकार के थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने 2-3 ऐसी टिप्पणियां की जिससे समझ में आया कि पूरी दुनिया में ईरान और अमेरिका के बीच क्या चल रहा था। उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट के करीब नहीं पहुंचा था, वो समझौते को तैयार था, उसके बाद भी उस पर हमला कर दिया गया। तो अब यूरोप के देश समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल इस पूरे वार को अपने तरह से चलाने की कोशिश कर रहा है और वो इसे पूरे ब्रॉडर अरब की ज्योग्राफी में फैलाना चाहता है, और डोनाल्ड ट्रंप उसमें उलझ रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन वार तो अभी मौजूद है, हमले जारी हैं और कच्चे तेल की कीमतें $100 से ऊपर बनी हुई हैं। देखिए, वॉर कहाँ से शुरू हुई थी कि परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, कहाँ आ गई कि अब हम टोल लगा के पैसा वसूलेंगे। ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई भड़क चुकी है, साथ में ग्रोथ टूटने की आशंका है। दुनिया भर में अब मंदी की आशंका गहराने लगी है। खासकर उन देशों में मंदी की ज़्यादा आशंका है जहां एनर्जी ज़रूरत के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता अधिक है। सर, एनर्जी का संकट से क्या मंदी की आशंका है? बाजार क्या देख रहा है?
देखिए, अगर आप ऑयल की कीमत को बेस माने, क्योंकि दुनिया का इतिहास से बताता है इससे पहले भी कि ऑयल शॉक्स के बाद मंदी आई थी, अगर ऑयल की कीमत के आधार पर आप देखें तो जो प्री वार बेसलाइन ग्रोथ पूरी दुनिया की थी वो 3.3% थी। ऑयल अगर 100 से $110 पर बैरल के आसपास रहता है, जो अभी भी आपको दिख रहा है, और ये लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि हुर्मुज को लेकर हमने ईरान का भी प्लान डिस्कस किया। पूरे अरब में अगर ये जंग धीमी जंग के तौर पर भी हमले जारी रहते हैं और पूरे अरब में जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ, उसको खड़े होने में 1 से 2 महीने का समय लगता है, तो ये तेल 100 से $110 बैरल के आसपास घूमता रहेगा। ऐसी स्थिति में दुनिया में आर्थिक की विकास दर प्री वार प्रोजेक्शन से 3.3% की, जो घटकर 2.9% आ सकती। और अगर ये और ज्यादा बढ़ा और $140 तक पहुंचा तो फिर यह आर्थिक विकास दर 2% के आसपास तक टूट सकती है। अमेरिका के लिए गिरावट 2.8% प्री वार से 2% पर होगी। यूरो जोन में ये 1% से नीचे चली जाएगी, 1.1% के आसपास की विकास दर थी। जापान और चीन के लिए 4.2% रह जाएगी 4.8 से। जापान के लिए माइनस में हो सकती है। भारत की आर्थिक विकास दर के बारे में हमने आपको बताया ही कि भारत की जो 6 से 7% की आर्थिक विकास दर थी वो घटकर 6.2% आ जाएगी। स्क्रीन पर आपके चार्ट दिख रहा है। प्रीवार बेसलाइन से और कच्चे तेल की कीमतों के पैरेलल कितना असर दिखाई देगा ये इस चार्ट में दिख रहा है। तो अब ये निश्चित रूप से 20 दिन बाद ये माना जा रहा है कि स्टैगफ्लेशन कई जगह अपनी जड़ें जमाने लगी है। अमेरिका में, जापान में, यूरोजोन में भी वैसी स्थिति नहीं, लेकिन दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं में स्टैगफ्लेशन का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। सर, एक और सवाल ये कि क्या हर बड़े तेल झटके के बाद मंदी आती है, जो बात अभी आपने अपने बात में कही, और 2026 का झटका भी वैसा ही है या अलग है? उससे थोड़ा अलग है, लेकिन अगर आप 1973 के बाद ऑयल के प्राइसेस की बढ़ोतरी को देखें तो हर ऑयल प्राइसेस की बढ़ोतरी, जहां तेल $90-100 से ऊपर गया है, दुनिया में मंदी के झटके लगे और इसीलिए बाजार को इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट आज हमने कमोडिटीज में बाकी गिरावट में देखी। 1973 में तेल की में जब यौम किपुर वार हुआ था और अमेरिका के लिए को तेल का एम्बार्गो लगाया गया था, महंगाई का चक्र आया, तेल की कीमतें 4 गुनी ऊपर गई। 1979 में जब ऑयल शॉक आया, ईरान की क्रांति के कारण ब्याज दरें 20% तक अमेरिका में बढ़ी, तेल की कीमतें 2 गुनी हो गई। और 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उस दौरान भी हमने देखा था। 2026 इसलिए अलग है क्योंकि आईईए ने भी ये कहा है और ये दिख भी रहा है स्पष्ट रूप से कि ये दुनिया की सबसे बड़ा एनर्जी शॉक है, क्योंकि इस एनर्जी शॉक में 3 अलग अलग तरीके से की चीजें एक साथ मिल गई। एक, उत्पादन केंद्र ठप हो गए, बंद हो गए क्योंकि उन पर हमले हुए। दूसरी चीज, तेल और गैस दोनों के उत्पादन केंद्रों पर असर पड़ा। और तीसरी चीज ये कि जो रास्ते थे, जो आर्टरीज थी जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती थी, वो भी रुक गई। इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा सप्लाई डिसरप्शन है। और चूंकि सरकारों के पास पैसे पहले से नहीं है, कर्ज में डूबी हुई सरकारें हैं, इसलिए जोखिम इस बार ज्यादा गहरा है। और इसलिए ये जो अलार्म आपको मंदी के सायरन बजते दिखाई दे रहे हैं वो इस वजह से है। सर, तेल संकट का आगे का क्या रास्ता है? क्या मंदी को लेकर क्या परिदृश्य अभी नजर आ रहा है? आज सुबह से जो हम लोगों से बात कर रहे थे बाजार में गिरावट के संदर्भ में, ग्लोबल मार्केट के तौर पर, तो अब 2-3 तरीके के परिदृश्य सामने दिख रहे हैं। तत्काल समाधान की संभावना नहीं दिखती, 30% की संभावना बनती दिखाई दे रही है। जो बीच वाला हिस्सा इस ग्राफिक का देखिए जो आपके सामने है, ये 45% लंबे संकट की संभावना है। लंबे समय तक ये चीजें चलेंगी, धीमे मझोले टकराव रहेंगे जो माना जा रहा है। और ऐसी स्थिति में $90 से $110 के तेल की कीमत की संभावना की जा रही है। और इसीलिए ग्लोबल ग्रोथ में गिरावट के आकलन अब आने लगे हैं। कल अगर आप फेडरल रिजर्व की कमेंट्री देखें, जापान की तरफ से जो कमेंट्री आ रही है उसे देखने की कोशिश करें, स्टैगफ्लेशन का रिस्क यहां बढ़ता दिख रहा है। सबसे खराब स्थिति की संभावना फिलहाल नहीं दिखती है, लेकिन 25% संभावना उसकी भी रिस्क में डालकर रखने की जरूरत है, जहां कच्चे तेल की कीमतें 140 से 200 के आसपास पहुंच जाती हैं। कई जगह माना जा रहा है कि अगर ये परिस्थितियां गंभीर होती तो कच्चे तेल की कीमत $140 के आसपास आ सकती है। तो ये शॉक छोटी मोटी स्टैगफ्लेशन या मंदी लेकर आ सकता है। इसे पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स, पूरी ग्लोबल एजेंसियां इसकी तरफ इशारा कर रही हैं। के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग गहराने का असर गुरुवार को शेयर, करेंसी बाजार, कमोडिटी बाजार सब जगह दिखा। दिन के कारोबार में निफ्टी 800 पॉइंट से ज्यादा तक गिरावट देखने को मिली। ये घटकर 23,000 के नीचे पहुंच गया। दूसरी तरफ रुपया नया निचला स्तर छू गया। प्रति डॉलर रुपया $93.36 के स्तर तक पहुंच गया। विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से रुपए और बाजार दोनों पर दबाव दिखा। अब 3 बाजारों पर बात करेंगे, शेयर बाजार पर, फिर रुपए पर और फिर सोना चांदी यानी कि पूरे कमोडिटी बाजार पर। कमोडिटी बाजार में भी इस समय बड़ा कोहराम मचा हुआ है, लेकिन शुरुआत शेयर बाजार से। सर, शेयर बाजार में आज कोहराम दिखा, क्या बाजार रिकवरी कोई उम्मीद नजर आती है या गिरावट अभी बढ़ती जाएगी?
हम लोगों ने कल भी इस बात पे बात की थी कि बाजार के फंडामेंटल्स, जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल्स ठीक नहीं है। बाजार ने निचले स्तर पर कमजोरी के कारण, शॉर्ट के स्क्वीज के कारण, और आप ये मान के चलें कि वैल्यू प्रोपोजिशन बाजार में अच्छे थे। हमने घरेलू निवेशकों की बड़ी खरीद 2 दिन देखी और वो एक किस्म का खतरा या रिस्क जैसा था। आज बाजार में जो गिरावट आई उसके बाद बहुत सारे लोगों के हाथ इसमें जले होंगे, और इस गिरावट का ट्रिगर कल साउथ पार्स पर इजराइल के हमले और उसके बाद ईरान के पलटवार के बेस पर आया। हम फिर वही बात कह रहे हैं कि ये परिस्थिति जो इस समय ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की है वो बाजारों के कतई माफिक नहीं। कुछ भी ऐसा फंडामेंटल नहीं बदला है जिस वजह से बाजारों में तेजी का रुख बने, सिवा इसके कि कोई डेड कैट बाउंस आ जाए या बाजार में कीमतें इतनी कम हो और निवेशक होल्ड किए बैठे हों और उसे खरीद लें, जैसे कि भारत में डीआईआईज खरीदारी करें। हालांकि डीआईआईज ने आज भी खरीदारी की, इस बात के संकेत थे। तो वैल्यू के लेवल पर एक अच्छी बाइंग हो सकती, पर फंडामेंटल के लेवल पर चीजें बेहद उलझी हुई हैं। अगर ये युद्ध शांति की तरफ जाता नहीं दिखेगा अगले 1-2 हफ्ते के भीतर, तो आपको बहुत नए तरीके की, अलग अलग तरीके की क्राइसिस का असर बाजार में दिखाई देने लगेगा। तो बाजार बेहद खतरनाक है और झटके तेज। और अब झटका इसके बाद का है, जंग के बाद जो दूसरा झटका कल आया रात में, वो फेडरल रिजर्व की तरफ से आया। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कमी नहीं की, महंगाई की संभावना जताई। हम कल आपको इस बात पर आगाह कर चुके थे कि पूरी दुनिया के बैंक सब ब्याज दरें बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको महंगाई का खतरा दिख रहा है। तो ये दूसरा बड़ा निगेटिव था जिसने आज बाजार के सेंटीमेंट को तोड़ा और हमने ये गिरावट देखी। सर, रुपए पर आप क्या कहना चाहेंगे, वहां क्या टिप्पणी? रुपया, डॉलर की मजबूती दिख रही है और मैं डॉलर की मजबूती का असर कमोडिटीज पर भी देखा है। तो रुपया अब तो बहुत और भी तेजी से गिरने की परिस्थिति है। जैसा आपने बताया, कच्चे तेल की कीमत भारत के लिए तो 130 से 135 डॉलर से ऊपर निकल चुकी है। अगर आप इंडियन बास्केट का आंकड़ा अभी का देखें तो उस हिसाब से रुपए पर जबरदस्त दबाव है। करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने की पूरी संभावना, कल हमने चर्चा भी की थी, 2.2% के आसपास जा सकता है। तो अब आरबीआई भी संभल कर दखल कर रहा है। आरबीआई बहुत ज़्यादा बाजार में सपोर्ट नहीं कर रहा, रुपया खिसकते हुए अब अपनी मंजिल 93-94 की तरफ लेकर जा रहा है। और ये ज़्यादा बड़ी चुनौती है इंपोर्ट्स के लिए, क्योंकि एक तो ऑयल वैसे भी महंगा है और फिर ऑयल इंपोर्ट्स में कमज़ोर रुपया और ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा। तो रुपया खतरनाक है, रुपया जोखिम भरा है। और जितनी वार की संभावनाएं, स्टैगफ्लेशन की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी, डॉलर में मजबूती दिखाई देगी, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की गुंजाइश दिखाई देगी, यील्ड्स बढ़ेंगी, रुपये पर दबाव बढ़ता दिखाई देगा। सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे कि एक तरफ मंदी है, आपने बताई, दूसरी तरफ ईरान युद्ध और अभी थमता नहीं दिख रहा है और गहरा होता जा रहा है। उसके बाद भी गोल्ड और सिल्वर में ये गिरावट क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को तो ये कहा जाता है सेफ हेवन बाइंग है, जब इतनी क्राइसिस आएगी, मंदी आएगी। अभी जब आप चर्चा कर रहे हैं तो कमोडिटी बाजार में भारी उठापटक है। चांदी आप देखिए, एक दिन में केवल अभी पिछले 1.5 घंटे में 30,000 रुपए टूट गई। सोने में आप देखिए तो 10,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। पूरा मेटल पैक देखिए, कॉपर, जिंक, लेड, निकल, सब जगह 6 से लेकर 8%, 9% तक की गिरावट है। ये कैसे आप समझेंगे? एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड को लेते हैं। गोल्ड में बहुत अप्रत्याशित सा परिदृश्य बनता दिखाई दे रहा। आमतौर पर मंदी की संभावना, जंग की संभावनाओं में गोल्ड मजबूत होता है, गोल्ड में खरीद दिखाई देती। पर यहाँ 2-3 बड़े फैक्टर हैं जो उस ट्रेंड को नकार रहे हैं। पहली चीज तो ये कि गोल्ड चूंकि जीरो इनकम देता है, डिविडेंड नहीं होता, कोई कूपन नहीं होता, यील्ड नहीं होती, इसको होल्ड करने की, एक लंबे समय तक होल्ड करने की एक कॉस्ट है। अब जब पूरी दुनिया में ब्याज दरें स्थिर होने की या बढ़ने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद स्टैगफ्लेशन का खतरा दिख रहा है, महंगाई का खतरा दिख रहा है और दुनिया के देश ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना दिखा रहे हैं। पिमोको का मैं एक नोट पढ़ रहा था, पिमोको का कहना है कि जो रियल यील्ड्स का बढ़ना गोल्ड के प्राइसेस के लिए का सबसे बड़ा निगेटिव फैक्टर होता है, और जब रियल यील्ड्स बढ़ना शुरू होंगी तो गोल्ड की कीमत में गिरावट आएगी। तो पहली चीज तो ये कि एक फंडामेंटल फैक्टर है जो प्ले कर रहा है, और दूसरा चूंकि गोल्ड की कीमतें इतनी बढ़ चुकी थी, $5,000 से ऊपर निकल चुकी थी कि वहां से मुनाफा वसूली है, बिकवाली करने की चीजें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, डॉलर और गोल्ड एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। डॉलर अब सेफ हेवन के तौर पर कम्पीट करने लगा है। डॉलर में हमने लगातार इस जंग के बाद से मजबूती देखी है, उस वजह से गोल्ड की कीमतों पर दबाव बन रहा है। डॉलर करीब करीब अब अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें तो मल्टी मंथ के हाई पे है, 99.77 के आसपास अभी दिखाई दे रहा। तो जितना जियो पॉलिटिक्स क्योस बढ़ता है, डॉलर की ताकत उतनी ही मजबूत होती दिखाई देती है, और इसलिए हमें
हमें ये गिरावट दिखाई दे रही। और तीसरा ये कि मार्जिन कॉल्स, लिक्विडेशंस, बहुत बड़े सौदे खड़े हुए थे, पेपर ट्रेडिंग बड़ी थी, जो लेवरेज स्ट्रक्चर था कॉमेक्स पे गोल्ड फ्यूचर्स में वो काफ़ी बड़ा था। तो जब ये दो फैक्टर निगेटिव हुए गोल्ड के अगेंस्ट, तो हमने गोल्ड में वो लिक्विडेशंस और मार्जिन कॉल्स देखी और गिरावट देखी। ये स्थिति गोल्ड के साथ बन रही। सिल्वर में मार्जिन कॉल्स के साथ एक बड़ा फैक्टर था, चूंकि रिसेशन का रिस्क दिखने लगा है। सिल्वर को बड़ा डिमांड मिला था इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर, तमाम और चीज़ों की डिमांड से तो वो जो तेजी थी वो भी अब फिजल आउट होती दिख रही है। और वही वजह कॉपर की भी है। कॉपर में गिरावट की एक और वजह कि चीन के जो आंकड़े आए हैं अब इस स्टैगफ्लेशन की रोशनी में, वो आर्थिक तौर पर पिछले आंकड़ों की तुलना में कमज़ोर हैं। तो चीन में कॉपर की डिमांड कम होने की वजह भी दिख रही। तो ये माहौल कमोडिटीज़ के लिए मॉनेटरी साइड से भी और जनरल डिमांड के साइड से निगेटिव दिखाई दे रहा है। और क्रूड इन सब को, ये पूरी जो ट्रेजेडी है, ये पूरी बिसात है, इसको क्रूड और ज़्यादा बढ़ा रहा है। क्रूड जितना ऊंचा बढ़ता चला जाता है, डर खतरे उतने ही बढ़ते जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी बहुत सारा शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपको कुछ बताकर जाना है और कुछ कहीं एक वीडियो के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं। थोड़ा पुराना वीडियो है, आप ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में जब हमने चार्ट डिस्कस किए थे, तब से 3 तरीके की बातें, 3 तरीके के विचार बाजार में हमने सुने। पहला विचार था कि सिल्वर में स्ट्रक्चरल तेजी है, ये नहीं रुकेगी, ये बढ़ती जाएगी। दूसरा विचार ये था कि $100, $105, $95, ये वो रेट था जो जेन्युइन रेट है, यहाँ पर आएगा। लेकिन हमने इसी शो में, मैंने और अंशुमान जी ने डिस्कस किया था, जब ये कहा था कि सिल्वर की तेज़ी जहाँ से शुरू होती है ना, जब तक सिल्वर वहाँ तक नहीं गिरती है, इतिहास ये बताता है सिल्वर नहीं रुकती है। दुनिया कुछ कह रही थी, हम कुछ कह रहे थे, और देखिए ये वीडियो, ये चार्ट इस बात की ताकीद करता है कि आज हम $70 के नीचे हैं, $120 के हाई से आधे रह गए हैं, अभी भी गिरावट थमी नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। अब एक आपको मैं और चार्ट दिखाता हूं। अब आप ये चार्ट देखिए और आप जरा समझिए कि जो लोग आपको 7,000 और 9,000 और 8,000 और जो लेवल दे रहे थे, क्या उनको ये बात नहीं पता थी या ये बात आप नहीं देख पाए थे? ये चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और फिर मैं आपको बताता हूं ये है क्या। ये जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पिछले 50 साल का चांदी का चार्ट है। ठीक है, 50 साल का ये चांदी का चार्ट है। देखिए, चांदी के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। चांदी के बारे में क्या कहते हैं कि चांदी जहां से चलनी शुरू होती है ना, वहीं आकर दम तोड़ती है, यानी कि उसकी जो रैली है वहीं आकर खत्म होती है। चांदी जहां से चलेगी वहीं आएगी। डाउ थ्योरी, जिस पे पूरी टेक्निकल एनालिसिस डिपेंड है, वो पूरी टेक्निकल एनालिसिस इसी बात पर टिकी है कि हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, यानी कि इतिहास खुद को दोहराता है। बस यही टेक्निकल एनालिसिस है। जो पैटर्न एक बार बना, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो डबल बॉटम हो, ट्रिपल बॉटम, कोई भी आप XYZ फैक्टर ले आइए, पूरी टेक्निकल एनालिसिस की जो विधा है वो इस बात पर टिकी है, हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। आइए सर, 1980-82 बहुत सारे लोग आपको बताते हैं, हम लोगों ने अपने बोनस पॉइंट में कई बार इसका जिक्र किया। चांदी की रैली जैसे शुरू हुई वहीं आकर खत्म हुई, पहली बात। इसके बाद 30 साल तक कुछ नहीं हुआ, 30 इयर्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 30 साल तक उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ये जो आज हमने थंब लगाया है, बहुत सोचकर लगाया है। क्या यहां से और गिरावट है या वापसी होगी? तो वो वापसी कब? आपको टाइम करेक्शन भी पता चलेगा, आपको वापसी भी पता चलेगी, और आपको और गिरावट आनी है ये भी पता चलेगी। अच्छी बात यह है कि इतने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये काम करने में और आनंद आता है। ये 1982 आपने देख लिया। अब आइए आप आगे, ये देखिए भाई साहब, 2012, ये जो दूसरी साइकिल थी, ये चांदी की रैली, ये आई यहां नीचे, समझ गए? जहां से शुरू हुई चांदी की रैली वहीं आकर खत्म हुई। और उसके बाद 12 साल का वनवास, 20 साल का वनवास, 12। यहां वनवास लंबा क्यों था? ग्लोबल एक्सचेंजेस नहीं थे, दुनिया भर में एक्सचेंज पर, फ्यूचर्स पर ट्रेडिंग नहीं होती थी। यहां पर वो एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होने लगी, हेजिंग होने लगी, मार्जिन्स पर चांदी मिलने लगी, सोना मिलने लगा, और ये 15 साल में वापसी, 30 से 15, आधे समय में आप वापसी कर गए। कैलकुलेटर उठा लीजिएगा और डिवाइड करते जाइएगा। अब समझिए तीसरा, एक चार्ट और बनाया मैंने आपके लिए,
अब वो तेजी देखिए, ये है भाई साहब आपका दूसरा चार्ट। इसकी तेजी, पहले पुराना वाला चार्ट देखो आप, पुराना वाला चार्ट आप देखो, ये तेजी कहां से शुरू हुई है। ये देखो $30 के आसपास से ये तेजी शुरू हुई थी। मोटा मोटा आप मान लो, अगर ये तेजी आप यहां से शुरू मानो तो $50 से ये तेजी शुरू हुई है भाई साहब, $50 से ये तेजी शुरू हुई है, ठीक है। और हम वहां से अब नीचे आना शुरू हो चुके हैं और 70 तक आ गए हैं। 50 से हम कहां पहुंच गए, अगर और अंदर नीचे और कंजर्वेटिव रहना तो 30 से ही शुरू हुई थी, बट 30 से 50 तो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। 50 से ये रात को सोए और सुबह उठे तो मुनाफे दिखने लगे। ये तेजी जो शुरू हुई है ये आप देखिए $50 से और कहां पहुंची, $120। इसमें आप देखिए कहीं आपको मॉर्गन स्टैनले, कहीं आपको वो अनुमान दिख रहे हैं कि 7000, स्ट्रक्चरल बुल रन, सोलर पैनल, ईवी, अचानक खादाने बंद, सप्लाई का कंस्ट्रेंट, ये जो सारी बातें, सारी कहानियां थी ना, वो इसके लिए सुनाई जा रही थी। पैसा किसने कमाया ये सोचिएगा। आप परेशान हैं ईटीएफ में बायर नहीं है, आप परेशान हैं कि ज्वेलर्स अब फिजिकल चांदी नहीं खरीद रहा है, आप परेशान हैं कि डिजिटल गोल्ड और सिल्वर में डिफरेंस बहुत बड़ा दिख रहा है। ये सब चीजें आपके और हमारे साथ हैं। पैसा कौन कमा गया, जो यहां पर आपको कमेंट्री करके सुना रहे थे, जो स्ट्रक्चरल बुल रन की कहानियां आपको सुनाई जा रही थी। अब अगर ये वापसी कर गई है तो ये कहां तक जाएगी, क्या ही मैं बोलूं। अगला चार्ट देखिए, यहां से ये स्लाइडर पे आ गई है और अगर ये $50 के आसपास आई तो आप मान के चलिए ये जहां जो ये पुरानी हिस्ट्री थी टेंड टू रिपीट इटसेल्फ वो आ जाएगी। तो क्या फिर ये वापसी होगी। तो जो पहला था वो 30 साल का वनवास, दूसरा था 15 साल का वनवास, ये तीसरा वनवास अगर उसी अनुपात में होना है तो 5 साल से कम का तो भाई साहब नहीं है। तो क्या 4,20,000 की कीमत आने में 3, 4, 5 साल का समय लगेगा, ये बड़ा सवाल है। अब ये समय घटता क्यों है। अब आप कहेंगे कि सर पहले तो एक्सचेंजेस आ गए थे, अब क्या आ गया, अब तो कुछ आया नहीं ऐसा। तो ये एक्सचेंजेस जब आ गए थे तब जब समय आधा लगा था, अब आ गए हैं रिटेल इन्वेस्टर, अब आ गए हैं आप और हम, अब आ गए हैं ईटीएफ, अब सिल्वर में आने लगी है रिटेल डिमांड। तो जहां रिटेल की डिमांड आ गई तो यहां पर एक फैक्टर था जो आधा समय रह गया, वहां का फैक्टर था एक्सचेंजेस का। इसके बाद जो फैक्टर है वो है रिटेल का। इससे पहले जो 2012 और वो वाला जो पीरियड था वहां पर रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं था, वहां केवल एक्सचेंजेस थे, बड़े डीलर्स थे, बैंक्स थे। लेकिन अब जो है वो स्थिति आ गई है दरअसल रिटेल्स भी, अब रिटेल भी ईटीएफ में पैसा डाल रहा है। म्यूचुअल फंड के रास्ते बैफ और मैफ की जितनी स्कीमें हैं, मल्टी एसेट फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जितनी स्कीमें हैं वो अलग अलग तरीके से सिल्वर में पैसा डाल रही हैं। फंड्स ऑफ फंड्स गोल्ड सिल्वर में पैसा डाल रहा है, मेटल्स फंड गोल्ड सिल्वर में पैसा डाल, तो अब रिटेल पार्टिसिपेशन आ गया। ठीक है, रिटेल पार्टिसिपेशन जब आ गया है तो आप ये मान के चलिए कि एक्सचेंज के बाद जब रिले, तो इसीलिए ये जो टाइम करेक्शन है ये कम होता जाता है। 30 से 15 हुआ, 15 से हो सकता है 5 हो जाए, 4 हो जाए। ये टाइम करेक्शन आपको बेहतर टेक्निकल चार्टिस्ट बता सकते हैं। जो वेव थ्योरी देखते हैं वो आपको बता सकते हैं कि कौन सी वेव पर ये टाइम पूरा होता है। सर आपकी टिप्पणी। मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन, किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है।